Hello students, welcome to the fourth lecture of Unit 2 Chapter number 3 Skewness Moment Kurtosis। आज के लेक्चर में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। वन इज़ मोमेंट्स एंड सेकंड इज़ कर्टोसिस। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ मोमेंट्स। वैसे टॉपिक का नाम मोमेंट्स है, लेकिन मोमेंट्स के अंदर तीन तरीके के अलग अलग टाइप के मोमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। सो ऑल दिस थ्री टाइप्स आर देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले तो कौन से तीन तरीके के मोमेंट्स है। सो फर्स्ट इज म्यू डैश, सेकेंड इज म्यू एंड थर्ड इज मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन विच जनरली वी राइट वी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से मैंने लिखा हुआ है बट इट इज रिटन एज वी, कैपिटल वी। सो दैट इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो ये तीन टाइप के मोमेंट्स हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब जब मैं म्यू डैश की बात कर रहा हूँ तो म्यू डैश के लिए अलग अलग नाम है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोले कि क्वेश्चन अगर बोले कि सिर्फ मोमेंट्स फाइंड करो, देन ओनली मोमेंट्स मीन्स म्यू डैश। सो इफ दे आर रिफरिंग मोमेंट्स, सो बेसिकली दे आर रिफरिंग टू म्यू डैश। म्यू डैश के और दूसरे जो नाम है वो है आर्बिट्ररी ओरिजिन, रॉ मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट एज्यूम मीन एंड कांस्टेंट म्यू डैश। तो ये सारे जो अलग अलग नाम है वो सारे नाम म्यू डैश के लिए हैं एंड आपको ये सारे नाम पता होने ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चन में कई बार वो लोग नाम चेंज कर करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको डेटा दिया है और आपको पूछे कि फाइंड मोमेंट अबाउट एज्यूम मीन, तो भी आपको पता चलना चाहिए कि इसका मतलब म्यू डैश है। दे कैन आस्क यू फाइंड रॉ मोमेंट्स, देन ऑल्सो इट इज़ म्यू डैश। They also can ask you find arbitrary origin, moment from arbitrary origin, so that is also mu dash। तो ये mu dash के लिए अलग अलग नाम है। वैसे ही एक और कंसेप्ट है which is mu, जिसको सेंट्रल मोमेंट या मोमेंट्स अबाउट मीन भी बोला जाता है। so that is mu। ठीक है, अब कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर सिर्फ मोमेंट बोले तो मोमेंट का मतलब म्यू होता है। नहीं, मोमेंट का मतलब म्यू नहीं होता। मोमेंट अगर सिर्फ बोला जाए तो उसका मतलब होता है म्यू डैश। इफ दे वांट टू आस्क टू कैलकुलेट म्यू, देन दे विल आस्क सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है, सिर्फ मोमेंट फाइंड करने के लिए बोले तो म्यू डैश ही फाइंड करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन विच इज वी, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यू के फॉर्मूला से और व्हाट इज म्यू एंड व्हाट इज म्यू डैश। सो सेंट्रल मोमेंट दैट इज म्यू, सो आई एम स्टार्टिंग विथ म्यू। सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स मोमेंट मीन्स एवरेज ऑफ, अच्छा ये दो बार लिखा हुआ है, मीन्स एवरेज ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये उसका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है बट जब उसके फॉर्मूला देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हियर देयर आर फोर फॉर्मूला। अच्छा, मोमेंट्स जो है in your syllabus we are going to use four moments for all these three types, whether it is mu dash, mu or v. For all these three types we are going to use four moments, which is mu dash 1, mu dash 2, mu dash 3 and mu dash 4. Or if it is mu, then it is mu 1, mu 2, mu 3, mu 4. और if it is v, then it is v1, v2, v3, v4। बट उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चार मोमेंट्स ही फाइंड कर सकते हैं। इन रियल लाइफ यू कैन फाइंड एज मेनी मोमेंट्स एज यू वांट, यानी कि म्यू 1 से लेकर म्यू 100 तक भी अगर आपको फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। बट अपने सिलेबस में सिर्फ म्यू 1, 2, 3, 4 ही है। सो वो चार के ही फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए तो पहले देखते हैं म्यू के फॉर्मूला विच इज़ डायरेक्ट मेथड। म्यू को डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। जस्ट टू रिकॉल द थिंग्स, हम लोग जब सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें डायरेक्ट मेथड में हम लोग x यूज़ कर रहे थे, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में a प्लस di वाले फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। और वही कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है व्हेन वी आर यूजिंग x विच इज़ बेसिकली म्यू, that is central moment, and when we'll use a plus di formulas, so that will be mu dash, जिसके फॉर्मूला आज ही हम लोग इसके बाद देखने वाला है। चलिए देखते हैं म्यू वन का बेसिक फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार रेस टू 1 अपॉन n। अच्छा, ये रेस टू 1 किया है, 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने जानबूझ के यहाँ पे रेस टू 1 लिखा हुआ है ताकि आगे आने वाले फार्मूला में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आपको ये देयर आर टोटल 8 फार्मूलाज इन दिस टेबल, 4 फार्मूला यहाँ पे है और 4 फार्मूलाज यहाँ पे है, और मिलाकर 8 फार्मूला पहले ही टेबल में हमें मिल जाता है।
तो ये 8 फार्मूला कैसे याद रखें? सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस 8 फार्मूलाज, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फर्स्ट फार्मूला, और बाकी के फार्मूला अपने आप आपको याद रह जाएंगे. सो फर्क क्या है? तो इफ इट इज अनग्रुप डेटा यानी कि रॉ डेटा यानी कि सिर्फ xi दिया है तो विल यूज सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन. अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा दिया गया है तो विल ऐड फ्रीक्वेंसी एंड दैट्स इट. तो फॉर्मूला पूरा वही है सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन, जहाँ पे यहाँ पे भी वही है सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन, बट सिग्मा एंड x माइनस एक्स बार के बीच में हमने fi लिख दिया एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू फार्मूला. तो ये पहला फार्मूला तो आपको याद रह गया. अब बाकी के 6 फार्मूला कैसे याद रखने के? तो विल कंपेयर दिस फार्मूला विद दिस फार्मूला. तो यहाँ पे रेज टू 1 था, यहाँ पे रेज टू 2 हो जाता है, वैसे यहाँ पे रेज टू 3 एंड दिस इज रेज टू 4. और वैसे ही इस फार्मूला में रेज टू 1 था, नेक्स्ट फार्मूला में रेज टू 2 हो जाएगा, नेक्स्ट फार्मूला में रेज टू 3 हो जाता है और उसके बाद वाले फार्मूला में रेज टू 4 हो जाता है. सो इफ इट इज म्यू 1 तो सबकी पावर जो है वो 1 रहेगी. इफ इट इज म्यू 2 देन पावर विल बी स्क्वायर. इफ इट इज म्यू 3 देन पावर विल बी क्यूब. एंड इफ इट इज म्यू 4 देन पावर विल बी रेज टू 4. सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस 4 फार्मूला. अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड. ठीक है, डायरेक्ट मेथड इज बेसिकली म्यू डैश. डायरेक्ट मेथड इज म्यू डैश, और जैसे मैंने आपको बताया कि म्यू डैश मतलब कि मोमेंट्स. ठीक है, तो ओके आई फॉरगॉट टू राइट म्यू डैश हियर. सो इट विल बी म्यू डैश 1, म्यू डैश 2, म्यू डैश 3 एंड म्यू डैश 4 इक्वल्स टू. अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि डी वाला अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा, एंड अगर एक्सआई वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड है. तो जैसे हमने ऊपर फार्मूला देखे वैसे ही नीचे भी फार्मूला आएंगे, जैसे कि इट इज सिग्मा डी आई अपॉन डी आई रेज टू 1 अपॉन एन. सो जैसे यहाँ पे x माइनस एक्स बार था तो वी हैव रिप्लेस्ड x माइनस एक्स बार विथ डी आई, और हमारे म्यू डैश के फॉर्मूला रेडी हो गए. तो ये x माइनस एक्स बार वाले जो फॉर्मूला है उन्हीं फॉर्मूला में हमने x माइनस एक्स बार की जगह पे डी आई लिख दिया. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज सिग्मा डी आई रेज टू 1 अपॉन एन, second is sigma di square upon n, third is sigma di cube upon n, and fourth is sigma di raised to 4 upon n. अब यहाँ से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो di के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे fi को. तो हमारे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला रेडी हो गए. सो वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड fi. di से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा? सो वी विल मल्टीप्लाइड विथ c, बट यहाँ पे एक चेंज है, c का भी पावर यहाँ पे आता है. सो इट इज c रेज टू 1, c रेज टू 2, c रेज टू 3 एंड c रेज टू 4 विल बी देयर, एंड दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस फार्मूला. सो मैंने जैसे पहले बताया कि ये 8 फार्मूला प्लस यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4 टोटल दिस 12 फार्मूला, एंड दिस आर 8 फार्मूला. सो 12 प्लस 8 देयर आर 20 फार्मूला, और ये 20 फार्मूला सिर्फ एक ही फार्मूला से आपको सारे फार्मूलाज याद रह जाएंगे. You just need to remember this first formula, that sigma x minus x bar upon n. Very simple formula, sigma x upon x bar upon n. So उसका पावर बढ़ाते जाओ तो you will get ungroup data mu1, mu2, mu3, mu4, and उसके साथ fi को multiply करो तो you will get frequency distribution mu1, mu2, mu3, mu4. अब x माइनस एक्स बार को रिप्लेस कर लेंगे हम di के साथ. सो व्हेन यू विल रिप्लेस इट विथ di, तो यू विल गेट फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा ऑफ mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश एंड mu4 डैश. अब उसके साथ fi को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला मिल जाएंगे, और उसके साथ c1, c रेज टू 1, c रेज टू 2, c क्यूब एंड c रेज टू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस होल both the tables, and which is equal to 20 formulas. But it is very easy to remember, and इतना ज़्यादा इंटेंस या इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में इसके ऊपर से नहीं पूछा जाता. आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते, एग्जाम्पल तो पूछे जाएंगे और उतने डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, आसान से क्वेश्चंस आते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दिस, इतने सारे फॉर्मूला देखकर घबरा मत जाना. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, विच इज़ कन्वर्जन ऑफ मोमेंट्स from assume mean. Moments from assume mean is basically mu dash to central moments, यानी कि mu, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपको mu डैश का वैल्यू दिया है mu1 डैश, और उसको आपको कन्वर्ट करना है mu में, या mu2 डैश दिया है उसको कन्वर्ट करना है mu2 में.
या तो फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि दे माइट हैव गिवन यू μ3 एंड दे आस्क यू टू फाइंड μ3 डैश और μ2 डैश और μ1 डैश। तो इस तरीके के भी एग्जांपल्स आपको पूछ सकते हैं। तो ये कन्वर्जन वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे ये 4 फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये 4 फार्मूला वैसे तो याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट है, बट इसके जो शॉर्टकट है दैट शॉर्टकट्स आई एम गोइंग टू शेयर इन जूम सेशंस। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर शॉर्टकट्स हियर, ठीक है। तो फार्मूला देख लेते हैं किस तरीके से फार्मूला बनती है। सो μ1 इक्वल्स टू μ1 डैश माइनस μ1 डैश विल बी इक्वल्स टू 0। सिंपल है, अगर μ1 डैश का वैल्यू मान लो कि 20 है तो μ1 कैसे मिलेगा, तो इट इज़ μ1 डैश माइनस μ1 डैश विच इज़ 20 माइनस 20 और इसका आंसर 0 आएगा। सो μ1 डैश का वैल्यू कुछ भी हो, पहले का आंसर ऑलवेज 0 आता है। एंड इसके ऊपर MCQ भी आ सकता है जिसमें घुमा फिरा कर आपको ये कंसेप्ट पूछा जाए कि μ1 का वैल्यू क्या है, तो μ1 इज़ ऑलवेज 0, ये याद रखना, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। थर्ड इज μ3 इक्वल्स टू μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब। एंड फोर्थ इज μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश रेज टू 4। और इसके ऊपर से एग्जांपल्स भी आते हैं, बट इसको कैसे याद रखना है वो मैं जूम सेशन में सिखाऊंगा। एंड इट इज़ माय गारंटी कि एक बार आप ये इसका शॉर्टकट देख लोगे कैसे याद रखना है, तो ये चारों फार्मूला आप अपने आप बना पाओगे, ठीक है। चलिए, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कर्टोसिस। कर्टोसिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू स्क्यूनेस। जो हमने स्क्यूनेस देखा था उसके जैसा, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट है। पहले देख लेते हैं कर्टोसिस के लिए जो सिंबल यूज होता है विच इज़ β2। कर्टोसिस इज़ अ मेजर ऑफ पिगनेस। पिगनेस यानी कि हाइट का मेजर करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हाइट को मेजर करने के लिए कर्टोसिस यूज होता है, पिगनेस कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब स्क्यूनेस मैं याद करना चाहूँगा। स्क्यूनेस जो था, स्क्यूनेस में हमने देखा था कि एक ग्राफ था इस तरीके से, फिर दूसरा ग्राफ हमने देखा था जहाँ पे उसका लेफ़्ट साइड का टेल ज़्यादा था, एंड एक और ग्राफ था जहाँ पे राइट साइड का टेल ज़्यादा था। सो स्क्यूनेस में हमारा फोकस किस चीज़ पे रहता था कि लेफ़्ट साइड का टेल ज़्यादा है या राइट साइड का टेल ज़्यादा है, या फिर दोनों साइड इक्वल है, यानी कि डेटा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से साइड ज़्यादा हुआ है, दैट वाज आवर फोकस। In कर्टोसिस we are not going to focus on the tails but we are going to focus on the height, ठीक है। तो जो कर्व्स है उसमें हाइट कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग कर्टोसिस फाइंड करेंगे। सो बेसिक पर्पस ऑफ कर्टोसिस इज टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ग्राफ, कि ये ग्राफ में हाइट कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 3 ग्राफ्स। वन इज़ ब्लू कलर, सेकेंड इज़ दिस ग्रीन कलर एंड थर्ड इज दिस रेड कलर। अब सबसे छोटा जो है वो ब्लू कलर है, बीच वाला जो है वो ग्रीन कलर है, एंड सबसे हाईएस्ट पीक वाला है रेड कलर। और उसमें आइडियल हाइट कौन सा गिना जाएगा, तो ये ग्रीन वाला जो है, दिस ग्रीन कर्व विच इज़ इन मिडल, तो मिडल वाला ग्रीन कर्व है, दिस इज आइडियल विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल पिक। यानी कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा नॉर्मल पिकनेस वाला हो, बट अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे लेप्टोकर्टिक, और अगर नॉर्मल से कम है तो उसको बोलेंगे प्लेटिकर्टिक। एंड इफ़ डेटा इज़ नॉर्मल पिक, यानी कि ये नॉर्मल वाला है, तो उसको बोलेंगे मेसोकर्टिक। सो ये 3 नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। द हाईएस्ट इज कॉल्ड लेप्टो। इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट ये है कि लार्ज इज लेप्टो, तो जिसका हाइट सबसे लार्ज है दैट इज लेप्टो। सो यू कैन रिलेट एल विथ लार्ज। सेकेंड इज मेसोकर्टिक, तो जो मिडल में है दैट इज मेसो, सो MM, दिस इज हाउ यू रिमेंबर। सो मिडल इक्वल्स टू मेसोकर्टिक। एंड प्लेटिकर्टिक यानी कि जो प्राइमरी सेक्शन में है, जो सबसे छोटा है, दैट इज प्लेटिकर्टिक। तो अगर आपको लेप्टो एंड मेसो याद रह जाएगा, लार्ज इज लेप्टो, मिडल इज मेसो, तो प्लेटिकर्टिक अपने आप याद रह जाएगा। सो दिस इज कर्टोसिस, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था कि क्यों कर्टोसिस फाइंड करते हैं, या क्या पर्पस रहता है, या किस तरीके का डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं। अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं कि कर्टोसिस नंबर्स में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो β2 इक्वल्स टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर।
तो ये इसका फॉर्मूला है बीटा टू इक्वल्स टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग कंपेयर करेंगे 3 के साथ, विल कंपेयर इट विथ नंबर 3, ठीक है। तो मान लो कि आपका बीटा 2 का आंसर आया 3, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि अच्छा ये परफेक्ट है विच इज मेसोकर्टिक। अगर आपका बीटा 2 का आंसर आया से फॉर एग्जांपल 4, सो 4 इज बेसिकली ग्रेटर देन 3 यानी कि मेसोकर्टिक से ज़्यादा है, सो विल कॉल इट लेप्टोकर्टिक। एंड say for example if your beta 2 is 2, so which is lesser than 3 यानी कि मेसोकर्टिक से छोटा है, तो we'll call it प्लेटिकर्टिक। तो 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर डेटा 3 है तो इट इज़ मेसोकर्टिक, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 3 देन इट इज़ लेप्टोकर्टिक, इफ इट इज़ लेस देन 3 देन इट इज़ प्लेटिकर्टिक। जो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लेप्टोकर्टिक विल बी ग्रेटर देन 3, मेसोकर्टिक विल बी इक्वल टू 3 एंड प्लेटिकर्टिक विल बी लेस देन 3। एंड जब आप नोट्स लिखो तो नोट्स में ये ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 3 भी लिखना, ताकि आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर रहे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड बीटा 2। अब मान लो कि कोई ये बोलता है कि सर ये 3 के साथ कंपैरिजन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो 0 से कंपैरिजन करो तो अच्छा लगेगा। जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, तो अगर कोई डेटा नेगेटिव साइड है तो उसको हम लोग छोटा यानी कि प्लेटिकर्टिक बोले, अगर कोई पॉजिटिव साइड है तो उसको हम लोग बड़ा यानी कि लेप्टोकर्टिक बोले, और अगर कोई 0 है तो उसको हम लोग मिडल वाला यानी कि मेसोकर्टिक बोले। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें करना क्या है कि हमें जो आंसर्स मिल रहे उस आंसर में से हम लोग 3 माइनस कर लेंगे, यानी कि बीटा 2 के जो आंसर्स मिले उसमें से 3 माइनस कर लोगे तो यू कैन कंपेयर दिस डेटा विथ 0, एंड दोनों का मतलब सेम ही रहता है। बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर, और इसके ऊपर से भी आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। या तो फिर आर का वैल्यू दिया होगा से फॉर एग्जांपल 2, सपोज आर का वैल्यू दिया है 2 और आपको बोला है कि बोलो किस तरीके का कर्टोसिस है। अब नॉर्मली हमारा थॉट प्रोसेस क्या चलता है, 2 इज लेस देन 3 तो प्लेटिकर्टिक, बट नहीं, 2 अगर बीटा 2 का आंसर 2 आता है देन इट इज प्लेटिकर्टिक। तो ये तो आर का आंसर 2 है एंड आर इज कंपेयर्ड विद 0, सो इट इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट्स व्हाई इट इज लेप्टोकर्टिक। So this is how they try to confuse students, but make sure that you are top of this both the formulas, and this will be helpful in calculations also. So this is kurtosis। अब कुछ important measures हम लोग देख लेते हैं जो इस चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं, और इसके ऊपर से इसके ऊपर से कम 1 से 2 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। मेक श्योर कि आप लोगों को ये 5 कंडीशंस काफ़ी अच्छे से याद रहो, ठीक है। मीन, अगर आपको मोमेंट्स वाले चैप्टर में यानी कि मोमेंट वाले डेटा दिए और पूछा जाए कि फाइंड द मीन, तो हाउ विल यू फाइंड द मीन? नाउ वी नो दैट μ1 डैश का जो वैल्यू था, जो फॉर्मूला था, इट वाज सिग्मा di अपॉन n। अच्छा, ये इनडायरेक्ट वाला मेथड है। हमें ये भी पता है कि मीन हम इनडायरेक्ट मेथड से इस तरीके से फाइंड करते थे, सिग्मा di अपॉन n। अब हमें पता है सिग्मा di इक्वल्स टू μ1 डैश, सो वी कैन ऑल्सो राइट x बार इक्वल्स टू a प्लस μ1 डैश, एंड दिस विल गिव यू मीन। सो वही पहली चीज़ है कि मीन इक्वल्स टू a प्लस μ1 डैश। अच्छा, जब हम लोग मोमेंट्स फ्रॉम ओरिजिन यानी कि v फाइंड करेंगे तो उसमें v1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x बार, ठीक है। वो जब आगे आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, क्योंकि जब एग्जाम के वक्त आप ये कंडीशंस रीड करोगे तब आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी क्लियर होगा। सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस, यू शुड रिमेंबर दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन, मोमेंट बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले तो रिमेंबर इट इज़ सिंपली μ2 अपॉन रूट μ2। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला ये था, रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n। दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वन ऑफ द फॉर्मूला। हमें ये भी पता है जब हमने फॉर्मूला देखा तो μ2 इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n। याद करो, जब μ1 था तो रेस टू 1 किया था, μ2 था तो रेस टू 2 किया था। सो μ2 इज बेसिकली सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n। अब जब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो मुझे इसका रूट चाहिए, इसका रूट चाहिए। सो μ2 का भी रूट करना पड़ेगा, सो इट इज़ बेसिकली रूट μ2 विच इज़ इक्वल टू रूट
sigma x minus x bar square upon n, and this is this formula standard deviation, and that's why standard deviation is basically mu2 का root. अब अगर मुझे वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, यानी कि रूट mu2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा, तो आई विल गेट दिस and this is your variance. So this is variance which is mu2, simply mu2 is your variance. Skewness, moment based skewness find करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है. So skewness is mu3 square upon mu2 cube. So this is how this is the formula of skewness. How to remember this? So remember 1 2 3. This is how you remember. It is 1 2 3. The formula for skewness is 1 2 3. How it is 1 2 3? So it is beta 1 raised to 2 mu 3. So it is 1 2 3. अब आपको ये पता चल गया कि न्यूमरेटर में mu3 स्क्वायर है, यानी कि mu2 3 वाला हमने लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेशन में इसका उल्टा ही हो जाता है, 2 का 3 हो जाएगा और 3 का 2 हो जाएगा. And that is how you remember this formula for skewness. And coefficient of skewness जब find करने के लिए बोले, so it is y1 dash उसको बोला जाता है, which is basically beta 1 का root. अच्छा, हम लोग जो नॉर्मल वे से coefficient of skewness find करते थे कार्ल-पियर्सन या बाउली के फॉर्मूला से, वहाँ का और यहाँ का प्रोसेस अलग है. वहाँ पे हम लोग सिंपली स्क्यूनेस का रूट नहीं करते थे, बट यहाँ पे इस तरीके से ही कैलकुलेशन होगा, एंड द आंसर ऑफ दिस स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट स्क्यूनेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम कार्ल-पियर्सन एंड बाउलीज आंसर्स. सो इट इज रूट बीटा 1. अब ये बीटा 1 का जो फॉर्मूला है उसको हमने रूट में लिख दिया और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया. सो इट इज mu3 स्क्वायर और उसका रूट है तो स्क्वायर निकल जाएगा और रूट निकल जाएगा, और डिनोमिनेशन बिकॉज इट इज mu2 क्यूब, तो क्यूब का रूट है तो उसमें रूट नहीं निकल पाएगा. सो इट इज mu3 अपॉन mu2 क्यूब रूट. अब ये जो है mu3 2 क्यूब इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्यूब. ठीक है, सो दिस इज इट. ये आपका मोमेंट्स एंड कट ऑफ्स का जो बेसिक थियरी है वो हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर से एग्जांपल्स, जो लंबे लंबे एग्जांपल्स है, काफ़ी बड़े एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड फिर उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग जो ओरिजिन है, मोमेंट फ्रॉम ओरिजिन है, उसको उसके बाद वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. बाय एवरीवन.